हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है पुष्पेंद्र और एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स में। दोस्तों, सबसे पहले मैं उन सभी कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। वो सभी वास्तव में बधाई के, प्रशंसा के और शुभकामनाएं उन सभी लोगों को जिन लोगों ने इस यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की फाइनल 209 लोगों की लिस्ट में जगह बनाई है। दोस्तों, प्रशंसा इसलिए क्योंकि ये वास्तव में पिछली बार से या उससे पिछली बार से काफ़ी टफ कंपटीशन था, जहां बड़ा चौंकाने वाला रिज़ल्ट हम सबको देखने को मिला कि कट ऑफ इतनी हाई चलेगी कि जिसका किसी टीचर को, किसी यूट्यूबर को, ठीक है, और किसी प्रीवियस जो ऑलरेडी असिस्टेंट अकाउंटेंट के या अकाउंटेंट के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो दोस्तों, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, उनकी फैमिलीज़ को, कि आपका सिलेक्शन आपके अथक प्रयास से, आपकी निरंतर मेहनत से और आपने अपने बलबूते पर ये सिलेक्शन लिया। क्योंकि अभी पिछला हम देखें, पिछले जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस देखें, उनमें कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं गई, लेकिन जितनी भी वहाँ गई, जितनी वहाँ टॉपर्स की कट ऑफ या मार्क्स हुए हैं, यहाँ इस बार की कट ऑफ वहाँ से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है इतने टफ कंपटीशन में मार्क्स लेके आना। लेकिन साथ में उन सभी लोगों को भी जो लोग इस प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आसपास रहे और फाइनली मतलब वो अपनी जगह नहीं बना पाए। कुल मिलाकर मेहनत में उनके भी कोई कमी नहीं रही। उन्होंने टाइम अपना पूरा दिया, 8-10 महीने की कड़ी मेहनत की। अपनी लाइफ की अदर चीज़ों को उन्होंने इग्नोर किया, लाइक कि कोई प्राइवेट जॉब करता है तो उसने उसमें से बड़े मुश्किल से टाइम निकाला। किसी का एसएससी का एग्ज़ाम था या किसी का कोई और एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, जहाँ उसको लगता था कि ये भी मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन उस ऑप्शन को छोड़ के उसने यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट को चुना, ये सोचते हुए कि इसका एक लिमिटेड सिलेबस है और शॉर्ट टाइम में इसकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें थी दोस्तों, सभी के मन में आती हैं जब हम लोग तैयारी करते हैं कि पिछली बार ये था और मैं ये टारगेट करके चलूँगा। और उन्होंने भी और बाकी सभी यूट्यूबर इंक्लूडिंग मी आल्सो, कि मैंने भी ये अज्यूम किया कि पिछली बार से कट ऑफ जा सकती है, थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। उसकी वजह भी थी दोस्तों, जब हम लोगों ने ये अभी वैकेंसी आई उसके बाद से डिस्कशन स्टार्ट किया, तो यही अज्यूम किया कि ये एग्ज़ाम अगले 3-4 महीने, 5 महीने में हो जाएगा और उस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर जितनी लोगों की तैयारी होती है, क्योंकि अभी कंप्यूटर का सिलेबस इतना बड़ा है कि इतने टाइम में कोई कंप्यूटर ही बहुत अच्छे से पढ़ ले तो बड़ी बात है। लेकिन क्योंकि इसमें टाइम मिलता चला गया, तो कहीं न कहीं और फैक्टर्स और कुछ ये फैक्टर भी है कि जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चली गई। खैर, अभी दोस्तों उस बात पे नहीं जाते हैं कि क्यों कट ऑफ ज़्यादा गई या नहीं जानी चाहिए थी। फ़िलहाल ये है कि चलिए, जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और जिन लोगों का नहीं हुआ, मैं उनसे कहूँगा कि प्लीज़ आप बिल्कुल भी अभी अपनी तैयारी को स्किप ना करें। हम इस वीडियो में अभी बात करेंगे कि आगे आपको अभी क्या आपका आगे का फ़र्दर प्लान होना चाहिए, क्या वैकेंसीज़ की आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूपीपीएससी से क्या वैकेंसी आ सकती हैं। तो वो आगे कंटिन्यू आपको बताने से पहले मैं थोड़ा-सा बता दूं कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अभी उन लोगों ने अपने डिस्कॉम के लिए चॉइस फिलिंग कर दी है और शायद ये अभी इस वीक के अंदर ही आपको डिस्कॉम अलॉटमेंट की लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। डिस्कॉम अलॉटमेंट की लिस्ट आने के बाद फर्दर ये डिस्कॉम की लिस्ट लखनऊ से आपके संबंधित डिस्कॉम्स में चली जाएगी और डिस्कॉम अपने यहाँ से डिस्कॉम अलॉट होने के बाद से अगले 15 से 20 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर भेजना स्टार्ट कर देगा। तो कुल मिलाकर ये है कि अब से 1 महीने के आसपास का समय आप मान सकते हैं कि आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो उसके अंदर बॉन्ड, एफिडेविट और एफडी का प्रोसेस है, वो मैं आपको सेपरेट वीडियो से आपको बता दूंगा। विद स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह की एफडी होती है, किस तरह का शपथ पत्र तैयार उसमें होता है। तो एक बार डिस्कॉम अलॉटमेंट आ जाए तो उसके बाद हम फर्दर ये बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, अभी मैं बात करूंगा जिन लोगों का सिलेक्शन अभी नहीं हुआ, तो वो थोड़ा सा किनारे पे रह गए। कई मेरे अच्छे ऐसे साथी हैं, दोस्त हैं जो कि यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स ग्रुप से जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा स्कोर करने के बाद भी, यहाँ तक कि अनरिजर्व कैटेगरी में 114, 115 रॉ स्कोर होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसी तरह से ओबीसी कैटेगरी में भी 104, 105 नंबर होने के बावजूद भी
वो फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। तो दोस्तों ये बड़ी निराशा वाली जगह मतलब एक सिचुएशन हो जाती है कि इंसान एफ़र्ट्स कर रहा है, अपने फुल एफ़र्ट्स उसने किए और फुल एफ़र्ट्स करने के बावजूद भी आउटकम में कुछ उसके हाथ में नहीं आया। दोस्तों इसमें मैं स्टूडेंट्स की कोई कमी नहीं बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सराउंडिंग का एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार हो गया कि हमारा माइंडसेट ही वहीं तैयार हो गया, इंक्लूडिंग मतलब चाहे 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 वो एस्पिरेंट्स हों या कोई टीचर पढ़ाने वाले हों, वो पिछली कट ऑफ को देखते हुए वही एज्यूम वो सब लोग कर बैठे कि पिछली बार से 10-15 नंबर बस ऊपर जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से कट ऑफ आगे चली गई। लेकिन दोस्तों इसके लिए देखिए, अब निराश ठीक है, निराशा होती है, लेकिन अब मेरे पास कई लोगों के कॉल्स आए जो रियली दे वर वेरी इमोशनल, और मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं उनको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ कि अब इतनी हाई कट ऑफ गई है तो क्या करें क्या ना करें। सो दोस्तों अब देखिए, रोने से या निराश होने से कुछ हासिल नहीं होगा, हासिल होगा करने से ही। ठीक है, सो अभी आप ये एक थंबनेल में मैंने एक कोट लिखा है कि ट्राइंग इज़ बेटर देन क्राइंग। सो आप ट्राई करते रहें, अपना प्रयास न छोड़ें। आपके प्रयास जब तक कंटिन्यू रहेंगे आपकी उम्मीद बनी रहेगी। ठीक है, तो बात करें वैकेंसी की कि वैकेंसी कब तक आएंगी, तो वैकेंसी का दोस्तों अभी डिस्कॉम अलॉटमेंट का रिज़ल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद अलग अलग डिस्कॉम से कितनी क्या वैकेंसीज़ रहती हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सपोज़ अभी पश्चिमांचल में टोटल वैकेंसी 68-70 के अराउंड वैकेंसी हैं, और अगर इनमें से कुछ वैकेंसीज़ फिल हो जाती हैं, सपोज़ इस 40 कैंडिडेट्स अभी करंट बैच से मिल जाते हैं, तो तब भी इधर लगभग 30 वैकेंसी बची रहेंगी। ठीक है, तो ये 30 वैकेंसी इस तरह से पश्चिमांचल में होती हैं, बचेंगी। इसी तरह से आपका अलग अलग डिस्कॉम में कुछ ना कुछ वैकेंसीज़ बच सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि शायद 120-130 वैकेंसी तक इस तरह से बन जाएंगी, लेकिन ये कंफर्म कहना तभी पॉसिबल होगा जब एक बार डिस्कॉम की लिस्ट आ जाए। इसके अलावा दोस्तों अभी मैंने अपने ग्रुप पे बताया था कि कुछ प्रमोशंस अभी हो रहे हैं डबल एओ और एओ, यानी कि सहायक लेखा अधिकारी और लेखा अधिकारी के। तो जैसे ये हायरार्की में ये पद अपने उच्च पद पर ये प्रमोट होंगे ये लोग, वैसे ही नीचे वाले लोग भी ऊपर की तरफ को बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अकाउंटेंट भी सहायक लेखाधिकारी की पोस्ट पे कुछ पोस्ट प्रमोट होंगे, और उस तरह से जब सहायक लेखाधिकारी की पोस्ट खाली होंगी तो अकाउंटेंट उसकी जगह लेंगे, और अकाउंटेंट की पोस्ट फिर खाली होंगी तो असिस्टेंट अकाउंटेंट उनकी जगह लेंगे। इस हायरार्की में असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर दो अलग अलग जो ऊपर वाली हायरार्की हैं, इनमें से सिर्फ सहायक लेखाधिकारी और अकाउंटेंट दोनों प्रमोट होकर आगे बनते हैं। इनके लिए कोई बाहर से कोई चयन प्रक्रिया नहीं है कि सीधी भर्ती से इनको लिया जाता हो। तो इन सीट्स को भरने के लिए ये नीचे वाले पद वालों को ऊपर प्रमोट करना पड़ेगा। तो कुछ वैकेंसीज ऐसे नीचे से कुछ रिक्तियों का सृजन ऐसे हो जाएगा अगले कुछ समय में। तो वैकेंसी आना दोस्तों कंफर्म है कि वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब डिपेंड सिर्फ ये करता है कि अभी डिस्कॉम अलॉटमेंट होने के बाद नंबर्स ऑफ वैकेंसी कितनी बचती हैं, और प्रमोशंस की जो लिस्ट है उसमें से कितने लोग आगे प्रमोट होते हैं। तो दोनों चीज़ें मैटर करेंगी, और उसके बाद आयोग डिसाइड करेगा कि अब कितनी वैकेंसी होंगी। और आयोग यूपीपीसीएल हर साल जनवरी और जुलाई 2 बार वैकेंसी का ब्यौरा लेता है कि अभी डिस्कॉम वाइज कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ पे अवेलेबल है लेखा अनुभाग में। तो अभी तो डेटा ऑलरेडी जो जा चुका है जुलाई में, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इतना कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन अभी उम्मीद कर सकते हैं फिर भी, क्योंकि अभी भी समय है कि नोटिफिकेशन वो चाहें तो अभी नवंबर तक भी दे सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि अभी की नेक्स्ट ईयर ही वैकेंसी आए, हो सकता है अभी ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए तो फर्दर दोबारा से एक वो डिमांड लेके कुछ रिक्तियाँ निकाल सकते हैं। लेकिन नंबर्स ऑफ वैकेंसी और टाइम का थोड़ा सा मैं आपको बता पाऊँगा कुछ समय के बाद। ठीक है, और दोस्तों इसके अलावा फिर मैं यही देखो आपसे कहना चाहूँगा कि बार बार आप असफल हो रहे हो लेकिन आप निराश नहीं हैं। समस्याएं देखिए, समस्याएं जो हैं वो बहुत हैं, और मैंने देखा है पिछले 8-10 महीनों में लोगों को मेरे पास फ़ोन आते थे कि सर मुझे बहुत ही लिमिटेड टाइम मिला है घर से
और मैं चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, समस्याएं दोनों के लिए ही हैं। फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिक्कत ही बहुत बार ये आती है कि घर वालों ने बहुत लिमिटेड टाइम दिया हुआ है कि तुझे जो करना है वो कर ले। इस तरह से मेल कैंडिडेट के साथ भी है, एक एज लिमिट बढ़ने के बाद उसके ऊपर प्रेशर हो जाता है कि नहीं, उसके घर वाले भी चाहते हैं कि वो अब स्टेबिलिटी पा ले कहीं, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे या कुछ भी करे, लेकिन अब कर ले। ठीक है। दूसरी बात है कि हम लोगों को जब हम बार बार फेलियर्स का सामना करते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद, फिर हमें खुद अपनी ही एबिलिटी पे एक डाउट होने लगता है कि अ, मतलब इतनी भी मेहनत हम कर रहे हैं उसके बाद भी हम क्या कहीं अभी सक्षम नहीं कि कहीं हम कोई अच्छी जॉब ले लें। खुद का आत्मविश्वास ही दोस्तों ख़त्म हो जाता है। फिर सभी की किसी न किसी के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर या जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, आपकी निर्भरता दूसरों के ऊपर होती है। आप कब तक अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए कब तक किससे किससे मांगते रहेंगे? तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। घर वाले ठीक है दे देते हैं, लेकिन घर वाले भले ही सबके माता पिता कोई मना नहीं करता, लेकिन फिर भी अपने आप को खुद अच्छा नहीं लगता कि यार मैं कितने साल से तैयारी कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी अभी घर वाले मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद के मन में होता है कि नहीं, अब शायद छोड़ देनी चाहिए, घर वाले के ऊपर इतना बोझ मैं नहीं बन सकता। और बेरोज़गारी का ठप्पा तो देखो दोस्तों, लगता ही है कि घर वाले थोड़ा समझ जाएं, लेकिन ये सोसाइटी, ये समाज नहीं समझता। उन्हें सिर्फ़ एक रिज़ल्ट चाहिए होता है। अगर उनको रिज़ल्ट दिखता है तो आप बहुत मेहनती हैं, ठीक है, आप बहुत होशियार हैं, और जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं दिखता तब तक आप कुछ नहीं हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसका हल एक ही है कि आप पेशेंस रखें और कंटिन्यूटी रखें, कंटिन्यू आप तैयारी करते रहें। और मैं ये नहीं कहूँगा आप यूपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी करें, लेकिन आप जो भी प्रयास करें उसको आप कंटिन्यू रखें, आप बीच में ना छोड़ें। वैकेंसी का मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि वैकेंसी इसमें ज़रूर आएगी, लेकिन नंबर ऑफ़ वैकेंसी और टाइम ऑफ़ नोटिफिकेशन मैं आपको जल्द ही आपको बता दूंगा एक सेपरेट छोटी सी वीडियो से, ठीक है। और दोस्तों वैसे भी जब अब आप इतना आगे निकल चुके हैं, आप मंजिल के करीब हैं, तो अब लौटने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ से पीछे जाते हैं और कुछ और सोचते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि आप जब भी इसका नोटिफिकेशन आए, उस नोटिफिकेशन की डेट से भी आप पढ़ने लगेंगे, तो आप अपना टारगेट अच्छा बना के चलें, जिससे कि अगली वैकेंसी में आपको दोबारा पीछे मुड़ना ही ना पड़े, ठीक है। और दूसरी दोस्तों कि ये जो फेलियर्स हैं, असफलताएं हैं, ये हमें वास्तव में मजबूत बनाती हैं। जो लोग अपने पहले प्रयास में 22-23 साल की एज में सिलेक्शन ले रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि उनका सिलेक्शन हो पाया उनकी मेहनत के दम पर। लेकिन जब कोई कंटिन्यूटी फेलियर्स का सामना कर लेता है, तो आगे वो डरता भी नहीं है, किसी आने वाली वर्स्ट सिचुएशन से भी नहीं डरता है। वो इंसान इतना मजबूत हो जाता है। लेकिन जिसने कभी फेलियर्स ना देखे हों और आगे उसे लाइफ में किसी फेलियर का सामना करना पड़े, तो थोड़ा सा वहाँ दिक्कत ज़्यादा आती है। तो आप लोगों ने मेहनत की है पिछले 8-10 महीने कंटिन्यू इसमें, और कई लोग ऐसे हैं जो पिछले इस एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, इससे पिछले एग्ज़ाम में भी बैठे हैं, और इसके अलावा कोई और एग्ज़ाम भी उन्होंने दिए, लेकिन कहीं न कहीं उनका कहीं न कहीं किनारे से वो अभी सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों यही है, मैं आपको थोड़ा-सा यही आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी जो मेहनत है, अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सिलेक्शन ज़रूर दिला के रहेगी। कमी थोड़ी-सी हमारी यही रही, मेरी भी, और अदर्स मैं कहूँगा कि जो लोग भी किसी न किसी को फॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं उनका भी यही परसेप्शन रहा कि कट ऑफ इतनी जाएगी, और माइंडसेट सभी का वहीं सेट हो गया। तो आगे की तैयारी दोस्तों आप कंटिन्यू रखें, वैकेंसी की डिटेल मैं आपको जल्द बताऊँगा, और अपना आत्मविश्वास ना खोएँ, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, ठीक है दोस्तों। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, एंड अगेन आप सब उन सब लोगों को कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जगह बना ली है असिस्टेंट अकाउंटेंट में। और उम्मीद करता हूँ बाकी जो कैंडिडेट जो अभी डीवी तक गए हैं या डीवी के भी बहुत करीब रहे हैं, वो आने वाली वैकेंसी में ज़रूर एक सीट अपनी लेंगे। सो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज़।